ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम देखें, फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट हमने देख लिया कौन कौन सी हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारा क्या है, जीएसटी टैक्स, ये सारा क्या है, टैक्स रेवेन्यूज है। नॉन टैक्स रेवेन्यूज कौन कौन से हैं, फीस एंड फाइन्स, ठीक है। तो वो हो जाएगा रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स कौन सी है, बोरोइंग्स, यानी क्यों, क्योंकि बोरोइंग आर एक्चुअली व्हाट, इट इज अ लायबिलिटी, ठीक है। तो हम उसको इनकम में नहीं रखना चाहते हैं। ये टोटल एक्चुअली है क्या, रेवेन्यू रिसीट्स पर एनडीसीआर जो है, देखो फिस्कल डेफिसिट इज टोटल नथिंग, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। लेकिन अगर हमने 100 करोड़ का लोन लिया हुआ है तो वो हम अपनी इनकम में कंसिडर नहीं करते, वो हम किस में करते हैं, वो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है। वो इनकम तो है बट हम उस इनकम को अपना फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने में यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो एट द एंड व्हाट इज इट, इट्स अ बोरोइंग एंड इट हैज टू बी पेड बैक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नॉन डेट क्रिएटिंग और डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट क्या हुई, बोरोइंग हुई। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट कौन सी हुई, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट हुई डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। अगर गवर्नमेंट अपने एसेट को बेच के मोनेटाइज करती है, अपनी किसी पीएसयू में शेयर होल्डिंग को बेच के मोनेटाइज करती है, तो वो क्या होगा, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यहां पे अगर हम ऐड कर लें ऑन प्रीवियस लोन्स, ऑब्वियसली इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑन प्रीवियस लोन, आई वांट टू स्ट्रेस अपॉन दिस, ठीक है। तो डेफिसिट का मतलब ही क्या होता है, डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट अकाउंटिंग में है कि द अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स दैट अ गवर्नमेंट हैज टू डू, ठीक है, ताकि वो अपने जो एक्सेस खर्चे हैं उनको फंड कर सके, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट की जो भी वैल्यू आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी गवर्नमेंट की बोरोइंग, अंडरस्टूड, वो रिप्रेजेंट करेगी गवर्नमेंट की बोरोइंग्स। बट प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट केम आउट विद दिस आइडिया ऑफ रिड्यूसिंग, बेसिकली अगर फिस्कल डेफिसिट में से कुछ रिड्यूस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें एक्चुअली आज कितनी बोरोइंग करनी है, सो दैट हम अपने खर्चों को चला सकें। इंटरेस्ट पेमेंट्स आर अ प्रीवियस लायबिलिटी, है ना। अगर मैं आज लोन ले लूं और 20 ईयर्स पे इसको स्प्रेड कर दूं, तो 20 ईयर बाद जो गवर्नमेंट उस लोन को पे कर रही होगी वो क्या करेगी, इंटरेस्ट पेमेंट को रिड्यूस कर देगी, सो दैट उनका प्राइमरी डेफिसिट पता चल जाए कि बेसिक आज हमें अपने खर्चे चलाने के लिए क्या चीज चाहिए, क्योंकि लोन पेमेंट्स कैन लाइक इट कैन बी डिफर्ड आल्सो, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट ये हो गया। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा टोटल रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। अब रेवेन्यू, ओके, ठीक है, ओके, हमने देखा कि रेवेन्यू रिसीट्स में क्या है। अब ऐसे ही रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू क्या, रिसीट्स, RECIETS, ठीक। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है दैट डज नॉट लीड टू क्रिएशन ऑफ एनी फिजिकल एसेट, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट रनिंग के लिए, गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है, गवर्नमेंट फंक्शनिंग जो है, गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉयज को पेंशन देनी है, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, ये सारा किस में आएगा, गवर्नमेंट फंक्शनिंग वाले एक्सपेंडिचर में, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन्स, ये किस में आएंगे, ये किस में आएंगे, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन किस में आएंगे, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा, डिफेंस पे खर्चा जो है, डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। दिस शुड बी नोटेड, इट्स इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज government functioning, interest payment, defense expenditure, and subsidies. Subsidies do not create any physical assets. And transfer payments, ठीक है,
ट्रांसफर पेमेंट्स आर अगेन सब्सिडीज काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट, बट डायरेक्ट व्हेन सब्सिडीज आर मेड डायरेक्ट एज अ पेमेंट टू डायरेक्ट पेमेंट टू द बेनिफिशियरी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट में अगर किसी मनरेगा में, है ना, मनरेगा में अगर कोई एम्प्लॉयड है, उसके अकाउंट में डायरेक्ट सैलरी आ रही है, दैट विल बी कॉल्ड, दैट विल नॉट बी एक्चुअली कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट, दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग। बट अगर किसी सब्सिडी के तहत आपका जो सब्सिडी का कुछ पोर्शन या सब्सिडी जो है आपके अकाउंट में आ रही है, तो वो क्या होगी, ट्रांसफर पेमेंट होगी, ठीक है। तो ये सारा पार्ट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू रिसीट का क्या पार्ट होता है, टैक्स, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से जो इनकम आ रही है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, है ना, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में क्या डिफरेंस है, रेवेन्यू फिस्कल डेफिसिट आल्सो इन्वॉल्व्स कैपिटल रिसीट्स, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स को इंक्लूड करता है, बट रेवेन्यू डेफिसिट खाली रेवेन्यू पोर्शन ऑफ जो बजट का है, कैपिटल पोर्शन को नहीं, खाली रेवेन्यू पोर्शन का जो बजट है उसका जो डेफिसिट है ना, उसकी जो शॉर्टकमिंग्स है उसको डील करता है रेवेन्यू डेफिसिट। अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट इंप्लाइज कि द गवर्नमेंट इज यूजिंग मोस्ट ऑफ इट्स मनी इन दीज थिंग्स, दीज आर नॉट कैपिटल क्रिएटिंग, ठीक है। बट हाई फिस्कल डेफिसिट है अगर और रेवेन्यू डेफिसिट कम है, दैट मीन्स कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट का हाई है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स रोड क्रिएशन, हॉस्पिटल्स बनाना, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं, ठीक है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना, तो ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट के बारे में 3 थ्योरीज हैं, विल बी डीलिंग विद देम, बट ऑन द फर्स्ट हैंड ये आपको समझ में आ गया। ये हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू हाई आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने दोबारा अकाउंटिंग की एक स्पेशल ट्रिक को यूज किया और वो एक दूसरी टर्म लेके आए, कौन सी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे occur in our budget as well as economic survey time and again, ठीक है। तो इफेक्टिव, अब रेवेन्यू डेफिसिट ये हो गया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, ERD, बहुत सिंपल टर्म्स है ये, लेकिन इनका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होगा रेवेन्यू डेफिसिट माइनस सब्सिडीज टू गवर्नमेंट, सब्सिडीज टू स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है, ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना, स्टेट गवर्नमेंट दोनों का एक स्पेशल रेशियो है, लाइक 60-40, ठीक है। तो ये जो 40% अगर ये कैपिटल क्रिएशन में गया है, जैसे कोई रोड बन रही है, उस रोड का अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 60:40 रेशियो का है, तो ये 60% जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर कर रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्चुअली लीडिंग टू अ क्रिएशन ऑफ अ रोड, एंड द रोड इज अ कैपिटल एसेट। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये 60% एसेट जो रुपए होंगे उसको इसमें ऐड कर दिए, इसमें रेवेन्यू डेफिसिट से सब मतलब हटा दिया, ठीक है। यानी उसको हम कहेंगे क्या, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, अंडरस्टूड। यानी अगर हम स्टेट्स को दी जाने वाली सब्सिडीज, वो सब्सिडीज जो कैपिटल क्रिएशन में यूज हो रही हैं उनको घटा दें रेवेन्यू डेफिसिट से, तो ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। फाइन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ओके। FRBM Act, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, इट वाज ब्रॉट इन 2003। ये फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और इन तमाम प्रकार के डेफिसिट्स के साथ डील करने के लिए एक्ट आया था 2003 में, ठीक है। ये क्या करता था, गवर्नमेंट के करता है बेसिकली, इट्स स्टिल अलाइव, इट डज नॉट हैव अ सनसेट क्लॉज, ठीक है। इट सेट्स द टारगेट्स फॉर गवर्नमेंट, इट आस्क्स फॉर फिस्कल प्रूडेंस, ठीक है। फिस्कल प्रूडेंस मतलब कि गवर्नमेंट अपने खर्चों को वाइजली यूज करे, है ना, ये नहीं, दिस डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द गवर्नमेंट फंड एक्सपेंडिचर, बट इट एडवाइजेस द वाइज यूज ऑफ द फंड्स, ठीक है। फिस्कल डिसिप्लिन, इंप्रूव द मैनेजमेंट, है ना, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि बजट डॉक्यूमेंट के साथ गवर्नमेंट को ये 3 स्टेटमेंट्स इशू करनी होती है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, यानी हमारी जो इकोनॉमी है उसका मैक्रो इकोनॉमिक
स्टेबिलिटी किस तरीके का है। फिर मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट कि मीडियम टर्म में लाइक 1 to 3 ईयर्स हमारी फिस्कल पॉलिसी हमारी कैसी रहेगी। फिस्कल पॉलिसी मतलब हमारी ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसीज होती हैं वो। फिर फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, ये 3 इशू करनी होते हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एक साथ इशू करती है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ इशू करती है। आप बजट देखेंगे तो budget.nic.in वेबसाइट है, वहां पे आप जाके तीनों चेक कर सकते हैं, ठीक है। FRBM वाज इनेक्टेड इन 2003, है ना। तो इट वाज, इसका टारगेट क्या था कि फिस्कल डेफिसिट को 3% लाएं बाय जीडीपी ऑफ 2008-2009, और जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है उसको 0.5% ऑफ जीडीपी पर ईयर रिड्यूस करें और 2008-2009 तक कंप्लीटली एलिमिनेट कर दें, ठीक है। यानी ये 2008-2009 तक की पॉलिसी थी, ठीक है। और क्या था कि 3% फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कितना था, 3% होना चाहिए, और रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट कितना था, 0% होना चाहिए, कंप्लीट एलिमिनेशन, ठीक। क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि किसी भी गवर्नमेंट इज बोरोइंग बट स्टिल any creation of physical asset is not taking place, any new extra job is not created, है ना। इसकी वजह से revenue deficit is an unwanted thing. Fiscal deficit is good sometimes but in a very controlled manner. अगर एक certain level तक fiscal deficit है, that actually implies the country is growing, the country is developing. यानी fiscal deficit अच्छी चीज है अगर एक controlled way में रहे। क्यों? क्योंकि अगर जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं और जो उस कर्व पे डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड प्रेस्टन कर्व, ठीक है। जो ये कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो ये कंट्रीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइनेंसिंग के बाद भी बहुत स्टैग्नेशन बना रहता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी भी फाइनेंसिंग हुई तो यहाँ पे चांसेस ऑफ गेटिंग, मतलब रेवेन्यू रिटर्न्स के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। I don't know who, like Preston, this is called Preston curve, but someone got Nobel Prize for this, I don't remember actually, ठीक है। But still कैच अप थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो जो ग्रोइंग कंट्रीज हैं, इफ दे वांट टू कैच अप, है ना, तो दे हैव टू बोरो अ लॉट। क्यों? क्योंकि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग चाहिए, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट अगर 3% तक है तो इट इज गुड, ठीक है ना, इट इज मैक्रो इकोनॉमिकली प्रूडेंट चॉइस। बट अगर 5 to 8% है ना, तो इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, ठीक है। अब फिस्कल डेफिसिट के वजह से प्रॉब्लम्स क्या है ना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एनके सिंह कमेटी रिकमेंडेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। 2016 में ये रिकमेंडेशंस आई थी। तो इन्होंने भी बेसिकली टारगेट्स को ही रिवाइज किया और कोई स्पेशल नहीं बताया। बट दे ऑल्सो मेंशन कि डेट टू जीडीपी रेशियो शुड बी, डेट टू जीडीपी रेशियो, ओके वेट, ठीक है। एनके सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन ये था, पहला इंपॉर्टेंट था कि डेट टू जीडीपी रेशियो शुड बी द प्राइमरी फोकस। गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट की तो टैकल करना ही चाहिए, बट डेट, जो सॉवरेन डेट है कंट्री का, है ना, उसको भी टैकल करना चाहिए। उसको 38.7%, अभी 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है और स्टेट गवर्नमेंट्स का है 20%, यानी टोटल 60% के अराउंड हमारा सॉवरेन डेट है, ठीक है, विच इज सेफ, है ना। सॉरी, ये है नहीं, ये प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। हमारा जो सॉवरेन डेट है वो 78% के अराउंड है, सॉरी, ठीक है, व्हाटएवर। बट हमारा जो टारगेट था 38.7% लेके आना सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड 20% फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स टुगेदर। फिस्कल डेफिसिट ऑफ 2.5%, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 2.5%, रेवेन्यू डेफिसिट का 0.8% और सॉवरेन डेट का 38.7 को 40 अगर कंसीडर कर ले तो स्टेट का 20%। तो विद इन, मतलब अब अगर सॉवरेन डेट जो है, सॉवरेन डेट का मतलब कंट्री का डेट, है ना, सॉवरेन डेट, इफ इट इज लेस देन 60% इट इज अ गुड थिंग, ठीक है। तो एनके सिंह कमेटी ने यही चीज कहा कि 38.7% अगर हम क्या करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट को करें और 20% स्टेट गवर्नमेंट्स के डेट को करें, तो टोटल 60% हमारा डेट होगा। डेट मतलब हमारी लोन्स टोटल गवर्नमेंट के, तो वो दैट विल बी बिलो 60%, दैट विल बी अ गुड थिंग। तो ये इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि सॉवरेन डेट शुड बी लेस देन 60%, ऑल्दो बहुत कम कंट्रीज का है, और डेवलप्ड कंट्रीज का सॉवरेन डेट इवन हायर, ठीक है, मोर देन 100%, ठीक है। एंड डेट शुड बी यूज्ड फॉर फिस्कल पॉलिसी प्लानिंग के लिए डेट जो है वो प्राइमरी टारगेट होना चाहिए।
ये सारे जो टारगेट्स हैं फिस्कल डेफिसिट के 2.5% और रेवेन्यू डेफिसिट का 0.8%, उसमें एक 0.5% का एस्केप क्लॉज भी दिया था, ठीक है, कि अगर किसी ईयर गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग, जैसे कोविड का सिचुएशन आ गया है, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट कैन अलाउ अ 0.5% डेविएशन फ्रॉम द टारगेट ऑफ 2.5% एंड 0.8%, ठीक है। प्रपोज टारगेट्स 2022-23 तक का टारगेट प्रपोज था ये, ठीक है। 2016 में इट केम 49% यहाँ पे था हमारा डेट, ओके, यूनियन का है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है। उसको ब्रिंग डाउन करना है 38.7% पे 2022-23 तक, और फिस्कल डेफिसिट जो 3.5 था उस वक्त, उसको ले आना है 2.5 तक 2022-23 तक, और रेवेन्यू डेफिसिट जो 2.3 था उसको ब्रिंग डाउन करना है कहां तक, 0.8% तक 2022-23 तक, ठीक है। डेफिसिट ट्रेंड्स है, आप इनको देख सकते हैं कि हमारा डेफिसिट, ये इकोनॉमिक सर्वे से लिया मैंने। इट्स इंपॉर्टेंट दैट हम ऐसे टेबल्स को गो थ्रू करें, क्योंकि बहुत इजीली हमें अपनी इकोनॉमी के जो ट्रेंड्स हैं उनका पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वी डेल्ट विद फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स, revenue deficit is revenue expenditure minus revenue receipt, effective revenue deficit is revenue deficit minus what, the loans to state या subsidies to state for capital creation, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट में से कुछ रिड्यूस करना है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में से कुछ रिड्यूस करना है, और सबका बेस ईयर 2011-12 है, ठीक है। ओके, रीजन फॉर हाई फिस्कल डेफिसिट, सब्सिडीज, ओके, सब्सिडीज, पेमेंट ऑन इंटरेस्ट, है ना, ये बेसिकली जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट हाई होता है। ये ह्यूज बोरोइंग्स, वीक रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, टैक्स इवेजन, टैक्स रियलाइजेशन अगर पुअर हो तो भी, है ना, ये वजह हैं जिनकी वजह से फिस्कल डेफिसिट हाई है, ठीक है। अब बहुत ब्रीफ में हम थोड़ा समझेंगे कि हाई फिस्कल डेफिसिट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, और व्हाई इज एवरीवन सो वरीड अबाउट फिस्कल डेफिसिट, एंड इतनी सारी कमिटीज और ये सारे रिकमेंडेशंस क्यों है। फिस्कल डेफिसिट के 3 प्राइम इम्पैक्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। द सेकेंड वन इज क्राउडिंग आउट, ठीक है, क्राउडिंग आउट, एंड द थर्ड वन इज ऑब्वियसली रेटिंग एफिशिएंसी, रेटिंग्स जो है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस अगर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट बोरो करती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट की रेटिंग, मतलब जो हमारी कंट्री का है, बेसिकली अगर बहुत ज्यादा बोरो करने से होता क्या है कि इंटरेस्ट रेट्स पुश अप होती हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट पुश अप होती हैं, उसका मतलब हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ लोन होगा, कॉस्ट ऑफ लोन है ना, कॉस्ट ऑफ लोन या क्रेडिट, वो हाई हो जाएगा। दैट मीन्स जो बाकी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट को छोड़ के, दे विल बोरो लेसर, एंड दैट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है। ऑब्वियसली अगर कोई इंडिविजुअल भी है, उसका बहुत सारा लोन है, तो लोग उस पर ट्रस्ट इजिली नहीं करेंगे, उसकी वजह से क्या होता है, रेटिंग्स डाउन होती हैं। जैसे मूडीज है ना, मूडीज एक रेटिंग कंपनी है, फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर, दीज आर रेटिंग कंपनीज। ये कंपनीज क्या करते हैं, कॉर्पोरेट और सॉवरेन, यानी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए एक रेटिंग्स प्रोवाइड करती हैं, जो कि उन कंट्रीज और कॉर्पोरेट्स का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल कंडीशंस को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 चीजें हैं। क्राउडिंग आउट इफेक्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में डील करेंगे, बाकी चीजें तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी कंट्री का बोरोइंग बहुत हाई है तो उसकी रेटिंग्स को पुअर कर देती है रेटिंग कंपनीज, और रेटिंग्स ही डिटरमाइन करती हैं कि हमारी कंट्री में एफडीआई कितना आएगा, बाकी कंट्री हमारे साथ कितने ट्रेड करेंगी। इट अफेक्ट्स देम अ लॉट, ठीक है। क्राउडिंग आउट क्या है, अगर गवर्नमेंट है, उसका हाई फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या मतलब कि अर्निंग कम है लेकिन एक्सपेंड ज्यादा कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। उस केस में गवर्नमेंट क्या कर रही होगी, बोरो कर रही होगी मार्केट से, बोरो कर रही होगी। अगर बोरो कर रही होगी तो कहां से, बैंक से, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, प्लस पब्लिक से, है ना,
या अब्रॉड से। 3 प्रकार की बोरोइंग हो सकती है। अगर अब्रॉड को हम छोड़ दें तो बैंक और पब्लिक ये क्या है, डोमेस्टिक है, ठीक है। अगर यहां से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरो कर रही है तो इनके पास अगर मान लो 100 लाख करोड़ रुपीस इन बैंक्स और पब्लिक के पास टोटल था, ठीक है, लोन देने के लिए 100 लाख करोड़ वाज टोटल अवेलेबल लोन। गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया 50 लाख करोड़। 2 कंडीशंस हैं, गवर्नमेंट ने बोरो किया 50 लाख करोड़, एक 20 लाख करोड़, ठीक है। तो 50 लाख करोड़ की कंडीशन में जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो लोन गवर्नमेंट, जो बैंक्स जो लोन लोगों को ऑफर कर सकते हैं या कॉर्पोरेट या कंपनीज को ऑफर कर सकते हैं, वो 50 लाख बचा, ठीक है। यहां पे 80 लाख बचा, ठीक है। तो अब बहुत इजी अंडरस्टैंड करना है कि जहां पे 50 लाख करोड़ रुपए ही लोन देने को बचे हैं, वहां पे इंटरेस्ट रेट हाई होंगे। इंटरेस्ट रेट इन द सेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉस्ट। इंटरेस्ट रेट क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है। तो जो कॉर्पोरेट होंगे या जो प्राइवेट कंपनियां होंगी, है ना, कंपनीज जो होंगी, वो अगर बैंक्स के पास जाएंगी लोन लेने के लिए तो दे विल हैव टू पे अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली सप्लाई डिमांड, सप्लाई ही जब बहुत कम है अब एज कंपेयर टू 80 लाख रुपीज, दूसरी इकोनॉमी जहां पे 80 लाख रुपीज है, तो इस इकोनॉमी में सप्लाई ही रुपए की कम हो गई है, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स हाई हो जाएंगे, है ना, इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इन कंपनीज का कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इंक्रीज होने से कंपनीज बोरो करेंगी लेस, ठीक है। लेस बोरो करेंगी तो इन्वेस्ट करेंगी लेस, और जॉब्स भी क्रिएट होंगी लेस, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन भी लेस होगा, और कॉन्सिक्वेंटली द कंट्री कैन बी पुश्ड इनटू अ फेज ऑफ रिसेशन आल्सो, ठीक है। बट 80 लाख करोड़ में यहां पे इंटरेस्ट रेट विल बी लो एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लो होगी। इसी फिनोमेना को जब प्राइवेट कंपनीज जो है वो बोरो करना बंद कर देंगी ड्यू टू हायर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट या हायर कॉस्ट ऑफ लोन्स, बिकॉज गवर्नमेंट हैज बोरोड ह्यूजली फ्रॉम द बैंक्स, इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है। ये एग्जाम्स में आ जाती हैं ऐसे टर्म्स, और यूपीएससी का बहुत फेवरेट है। इकोनॉमिक्स में टर्म्स बहुत ज्यादा पूछता है यूपीएससी, तो यू शुड बी वेरी मच अवेयर विद दिस इफेक्ट्स, एंड समझना जरूरी है, ठीक है। यू कांट रिमेंबर एनीथिंग, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इन चीजों को आप समझ, लाइक वंस यू आर गुड विद दीज टर्म्स तो आप बहुत अच्छे से आगे भी कर सकते हो, ठीक है। इट वॉज अ बिट बिग टॉपिक बट आई होप यू अंडरस्टूड, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। बहुत सारे कंसेप्ट भी हमने इसमें देखे, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पॉलिटी के साथ है, एंटी डिफेक्शन लॉ। इट कम्स वेरी लाइक इट इज वेरी रिपीटेटिव, बहुत बार ये आ चुका है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो व्हाई वाज दिस इन न्यूज? क्योंकि इंडियाज फर्स्ट मेंबर of parliament to have been disqualified from Lok Sabha has now been disqualified as an MLA from Mizoram also, ठीक है। तो लोकसभा से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, किस बेसिस पे? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल क्या है? 10th शेड्यूल क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल, ठीक है, ठीक है। The disqualification was based on the ground that Mr. Laldu Homa has declared himself a representative of Zoram People's Movement, है ना, it's a political party, despite being selected as an independent candidate. Okay, he was selected as an independent candidate, but he declared himself a representative of Zoram People's Movement, which is a political party, due to which his membership has been terminated from both Lok Sabha and द राज्यसभा, सॉरी, पहले तो लोकसभा से डिस्क्वालीफाई हो गए थे ये, फिर ही फॉट इलेक्शन एंड देन he won and he was disqualified as an MLA in Mizoram, ठीक है।